Assalamu alaikum. I hope everyone can hear me. Welcome after a long break. काइंडली सब लोग अटेंडेंस एंटर कर दें। मेरे ख्याल है आप लोगों को सबको भूल गया कि अटेंडेंस भी एंटर करनी होती है, तो चैट में सब लोग अपनी अटेंडेंस एंटर करते जाएं। रिवीजन के लिए मेरे पास काफ़ी टॉपिक्स आए थे, उसमें से मैंने कुछ पिक कर लिए हैं। तो आज के लिए मैंने सोचा कि चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। बाइनरी कोड्स का टॉपिक सजेशन के लिए आया था और ख़ास तौर पर बीसीडी कोड का अलहदा से आया था, तो मैंने कहा कि बीसीडी कोड्स का ही करते हैं। लेकिन मुझे बता दें कि बीसीडी कोड्स कितने लोगों को आता है, ताकि मैं उन लोगों की तरफ बेहतर होगा जाऊं कि जिनको बीसीडी कोड्स का नहीं आता। तो बीसीडी कोड्स कितने लोगों को क्लियर हैं कि जो उनकी एडिशन, क्योंकि बीसीडी एडिशन भी है बीच में, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्लियर है बीसीडी एडिशन कैसे की जाती है, उससे क्या रूल्स होते हैं, और बाइनरी को बीसीडी कोड्स का भी उनको आइडिया है कि क्या होते हैं। बीसीडी एडिशन अगर आपको क्लियर है तो बीसीडी कोड्स भी क्लियर होंगे। तो एक ही रेज हैंड करें अगर बीसीडी कोड्स आप लोगों को क्लियर है और बीसीडी एडिशन क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, आई होप के यही रिस्पांस, अगर बीसीडी कोड्स किसी को भी क्लियर नहीं है। चलें, अगर किसी को भी क्लियर नहीं है तो फिर हम दो लोग ले सकते हैं, कोई भी आ जाएं वॉलंटियर्स। बेशक पुराने वाली आ जाएं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर बीसीडी कोड्स कुछ लोग क्लियर है तो मैं उन दो को ले लूं जो क्लियर ना हो जिनको, ताकि फिर हम लोग स्टार्ट कर सकें उन लोगों के साथ, ताकि उनको क्लियर कर सकें। तो अगर बीसीडी कोड नहीं क्लियर तो शफकत और तूबा, शफकत, उज़ैर, शामिर, इनमें से कोई एक आ जाए आज, तूबा, आसिया, वरीशा, ताकि हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर दें। बीसीडी कोड्स में कोशिश करूंगा कि एक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से पढ़ाऊं ताकि क्लियर हो जाए चीज़, जो चीज़ क्लियर नहीं है। शफकत आ सकते हैं आज के लिए? शफकत आ गए? काइंडली रेज योर हैंड शफकत इफ यू आर हियर। मेरे ख्याल है शफकत है ही नहीं आज। शफकत है, ठीक है। आई एम गोइंग टू अनम्यूट हिम एंड तूबा अगर हैं तो और आ सकती हैं, इंटरनेट कनेक्शन का कोई मसला नहीं है तो। तूबा नहीं है तो आसिया अगर आ सकें। सर आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, वो माइक खराब था, जस्ट चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तूबा भी नहीं है तो आसिया आना चाहें, अगर इंटरनेट प्रॉब्लम है तो लिख दें, कोई मसला नहीं है, या वरीशा आ जाएं। काइंडली एक और स्टूडेंट आ जाए ताकि हम स्टार्ट कर लें। कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान से टॉपिक है बीसीडी कोड्स का। शायद क्लास में समझ ना आया हो, लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे। वो आपके रिवीजन में भी टाइम लग गया होगा इसलिए, क्योंकि बीच में ये गैप आया तो आप लोगों ने दोबारा रिवाइज किया, तो हो सकता है कुछ चीज़ें अनक्लियर हों, तो वो क्लियर हो जाएंगी आज इंशाल्लाह। सुबह भी यहीं पर हैं। उज़ैर कोई बात करना चाहते हैं आप? जी उज़ैर, सुबह आ गई हैं। इनको भी अनम्यूट करते हैं। उज़ैर आपकी कोई बात है तो? नो सर, थैंक अच्छा, यू। ठीक है ठीक है, फिर अपना हैंड लोअर कर दें काइंडली। जी तुबा आप भी आ गए, ठीक है। हम लोग, वालेकुम सलाम जी। हम स्टार्ट करते हैं बीसीडी कोड से। थोड़ा कम टाइम लगेगा टॉपिक पे। मैंने कुछ थोड़ी बहुत आपकी ग्रेडिंग के वाले से भी बात करनी है, हालांकि मैं वो बातें पहले नहीं करता स्टूडेंट के साथ, लेकिन थोड़ा सा हालात का, वक्त का तकाजा है। वैसे भी थोड़ा सा एचईसी ने भी कहा है कि पॉलिसी थोड़ी सी क्लियर कर दें, लेकिन पॉलिसी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो सिचुएशन जा रही है ओवरऑल, उसमें एक छोटी सी चीज़ है, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। बाहर पहले हम बीसीडी कोर्स का करते हैं, ठीक है? आसिया कोई मसला नहीं है, आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो बीसीडी कोड्स,
अब पहला चैप्टर 1 है बेशक, लेकिन कोई मसला नहीं, हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो बीसीडी कोड्स में सबसे पहले तो ये समझने की चीज जरूरत है कि ये एक बेसिकली नंबरिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये नंबरिंग सिस्टम बिल्कुल इक्विवेलेंट है आपके नॉर्मल नंबरिंग सिस्टम से। ये हम लोग जरा थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होता। दो खासियत है इसकी। सबसे पहले तो एक तो ये आपका जो नॉर्मल नंबरिंग सिस्टम है, नॉर्मल नंबरिंग सिस्टम क्या है आपको मैथमेटिक्स का, कि उसमें एक पोजीशन पे 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है, 7 8 9, ठीक है। आपके मैथमेटिक्स में ये 10 नंबर ही एग्जिस्ट करते हैं, 10 डिजिट ही एग्जिस्ट करते हैं, और इससे सारी आपकी नंबरिंग बन जाती है। अगर आपने 1 लाख का भी नंबर कोई लिखना हो ना, 1,50,000 एंड समथिंग, तो भी आपको ये 10 डिजिट ही चाहिए होते हैं। बस क्या होता है कि 6 पोजीशंस आ जाती हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो अब आपका जो बीसीडी है, बीसीडी भी इसी का इक्विवेलेंट कोड है एक, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि उसमें हर डिजिट जो है वो बाइनरी में लिखा हुआ है। तो 0 के करस्पॉन्डिंग आपके पास 4 जीरोस आ जाते हैं बीसीडी कोड में। तो ये आपका नॉर्मल डिजिट हुआ और ये बीसीडी हुआ, ठीक है। ये डेसिमल कोड हुआ आपका, जो कि नॉर्मल आपका डेसिमल बेस 10 जिसको कहते हैं आप लोग, ये बेस 10 का कोड हुआ। और ये बीसीडी, बीसीडी खुद ही एक बेस होती है, ठीक है ना। तो ये बीसीडी कोड हुआ। बीसीडी कोड में क्या होता है कि आप जो डेसिमल के जो 10 लेटर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग आप एक बीसीडी नंबर दे देते हैं। तो 0000 की जगह 0 की जगह 4 जीरोस, 1 की जगह 3 0 एंड 1, यानी कि उसका स्ट्रेट बाइनरी असाइनमेंट। फिर 2 की जगह आप दे देते हैं, असाइन करते हैं ये चीज। 3 की जगह 4, ठीक है। 5, ये स्ट्रेट बाइनरी असाइनमेंट कहते हैं इसको, कि आपने जो 5 का बाइनरी नंबर बनता था वही आपने इसके करस्पॉन्डिंग असाइन कर दिया है। 6 7 8 एंड 9, अच्छा, 8 एंड 9। अब डेसिमल में आपने 25 लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? एक पोजीशन 2 को देते हैं, दूसरी पोजीशन 5 को देते हैं। बीसीडी में 25 लिखना होगा तो एग्जैक्ट यही काम करेंगे, लेकिन होगा क्या कि बीसीडी वाले डिजिट आएंगे। तो 2 की जगह आपके पास आ जाएगा बीसीडी का 2 0010 और बीसीडी का 5 0101, ठीक है ना। ये आपका बीसीडी में नंबर लिखा जाएगा। तो ये इतनी सी गेम है बीसीडी में नंबर लिखने की। इसी तरीके से अगर आपके पास 6 डिजिट का भी कोई नंबर है या 3 डिजिट का है, 257, तो बीसीडी में, डेसिमल में ये लिखा जाएगा, बीसीडी में कैसे लिखा जाएगा? 2 के करस्पॉन्डिंग उसका डिजिट, 5 के करस्पॉन्डिंग उसका डिजिट और 7 के करस्पॉन्डिंग उसका डिजिट आ जाएगा। तो ये 12 बीसीडी में 12 वंस और जीरोस आके बीसीडी का कोड उसका लिख देंगे। तो बेसिकली बीसीडी भी एक नंबरिंग सिस्टम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई है कि बीसीडी और डेसिमल में क्या फर्क है, सिवाय इसके कि नोटेशन चेंज है, और कोई फर्क नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप उर्दू में सिर्फ 0 को आप इस तरह लिखते हैं, सिफर, ठीक है। 1 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, 5 ऐसे लिखते हैं, 6 7 8 और 9 जो है वो इस तरह लिखते हैं, ठीक है। उर्दू में भी अगर आपने 99 लिखना हो तो आप 2 दफा 9 रिपीट करते हैं, लेकिन वो राइट टू लेफ्ट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक 10 डिजिट रहते हैं वो सेम रहते हैं। यही काम यहाँ पर बीसीडी के साथ भी हो रहा है कि बीसीडी में सिर्फ आपने क्या किया, बेसिकली आपने नोटेशन चेंज की है। अब मसला क्या है कि बीसीडी एक बाइनरी कोडिंग है, ठीक है। तो बाइनरी कोडिंग में यहाँ पर 4 प्लेसेस आए हुए हैं। इसका मतलब है कि इस 10 के अलावा 6 कोड और एग्जिस्ट करते हैं इन्हीं 4 बिट्स में। डेसिमल में तो पोजीशन ये 10 तक होगी ना, हमें पता है कि ये अगर हम ए लिखना चाहें तो ये ए एग्जिस्ट नहीं करता डेसिमल में, लेकिन ये ए किस में एग्जिस्ट करता है? हेक्साडेसिमल में ए भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन डेसिमल में पता है 0 से 9 तक एग्जिस्ट करते हैं, बात खत्म हो जाती है। बीसीडी में भी हमें पता है कि ये वाले वैलिड होंगे क्योंकि डेसिमल के करस्पॉन्डिंग होंगे, लेकिन क्योंकि बीसीडी 4 बिट का कोड है, तो 4 बिट के कितने टोटल कॉम्बिनेशन बनते होते हैं? 16, ठीक है ना। तो बाकी जो 6 इसके अलावा आएंगे उनको हम क्या करेंगे? वो 6 हम लिख तो देंगे, लेकिन हम कहेंगे कि ये जो 6 हैं, 10 11 12 13 14 एंड 15, ये बीसीडी में बीसीडी के लिए इनवैलिड है। ये सिर्फ बीसीडी कोड की बात हो रही है। अगर सिर्फ 4 बिट का कोड हो ना, आप कहें कि ये मैं बीसीडी कोड नहीं लिख रहा बल्कि मैं 4 बिट का कोड लिख रहा हूं, जिस तरह के मैप आप जब बनाते हैं 4 बिट का, या आप 4 वेरिएबल कह देते हैं कि मैं ए बी सी डी वेरिएबल कह रहा हूं और ये बीसीडी कोड नहीं है,
तो ये फिर वैलिड, तब ये भी वैलिड होते हैं। लेकिन जब आपने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मैं कर ही बीसीडी कोडिंग रहा हूँ, मैंने एक, ये बेसिकली यूं समझ लें एक कल्चर आपने इंट्रोड्यूस कराया, एक ठीक है एक नॉर्म आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जब आपने एक कल्चर इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये है ही बीसीडी कोडिंग, तो उसके अंदर फिर ये 10 एग्जिस्ट करेंगे जो 0 से 9 के करस्पॉन्डिंग होंगे। बाकी ये जो जो 6 रह जाएंगे कॉम्बिनेशन जो 4 बिट के आने तो चाहिए, क्योंकि 4 बिट टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनाता है, ये 6 वैलिड हो इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई है? तूबा और शफकत, यहाँ तक बात समझ आई है? यानी ये कोई क्वेश्चन यस है सर। पूछें ताकि आगे हम चलें, ठीक है ना? तो अब आपको बीसीडी में नंबर बनाना आ गया, कोई भी नंबर लिखना हो आप बीसीडी में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर बीसीडी में लिखना हो जितना मर्जी बड़ा हो आप लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं तो फिर हम आगे चलते हैं। पूछता हूं मैं आप लोगों से, अगर लेट से मैंने 12 लिखना हो, फिर मैं कैसे लिखूंगा? बीसीडी में लिखना हो मैंने, ये तो डेसिमल का 12 लिखा है ना, तो 1 का लिख 1 का मैं 1 लिखूंगा का 0001 और 2 का अपना लिखेंगे 0010। ये बीसीडी में लिखना चाहूं मैं। अगर मैं 12 बाइनरी में लिखना चाहूं यानी कि बेस 2, फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर ट्रिक हो जाती है ना, मसला ये है। अगर मैं बाइनरी में लिखना चाहूं तो फिर 12 का बाइनरी में क्या कोड आएगा? ये तो बीसीडी का कोड है, 12 का बाइनरी में क्या आएगा? 1100। बाइनरी में ये थोड़ा सा सबको कंफ्यूज करेगा, जरा यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर लें। देखें बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है कि सिंपली आपने जो बेस 2 की कन्वर्जन है वो आती है, ठीक है ना, यहाँ कंफ्यूजन होती है। ये मैं दोबारा जरा दूर करूं। देखें बाइनरी नंबर आप क्या करते हैं कि जब भी आपने किसी भी डेसिमल बेस से बेस 2 में आना होता है तो आप उसका पूरा वो एलसीएम वाला चक्कर निकालते हैं, ठीक है ना। 2 से पूरा 2, 6 are 12, 2 6s are 12, 2 3s are 6s, ठीक है, 2 1, तो ये आपको 1100 कोड आता है। ये आप करते हैं जब बीसीडी से, जब आप सॉरी डेसिमल से डायरेक्ट बाइनरी में आते हैं तो इसका कोड बनेगा 1100। लेकिन जब आप बीसीडी में करेंगे तो हर पोजीशन को अलग-अलग ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। इस पोजीशन का अलग 4 बिट का कोड आएगा, इस पोजीशन का अलग 4 बिट का कोड आएगा। तो बाइनरी में आपके नंबर देखें कितने आ रहे हैं, सिर्फ 4 आ रहे हैं। लेकिन बीसीडी में कितने नंबर आ रहे हैं? हर बिट हर पोजीशन का 4 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बाइनरी में आपके पास 12 जो है वो 4 प्लेसेस से आ सकता है, जबकि जो बीसीडी में वो कितने प्लेसेस चाहिए होंगे? 2 टाइम उतने नंबर जितने नंबर है उतने टाइम्स 4 बिट्स चाहिए होंगी, 4 प्लेसेस चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि बाइनरी और बीसीडी सेम नहीं है, ठीक है। बीसीडी इज नॉट इक्वल टू बाइनरी। बीसीडी एक अलग से कोड है अपना। बाइनरी कोड क्या था? सिंपली आप वो 2 की डेसिमल लेते हैं, जो 2 के एलसीएम टाइप चीज लेते हैं, तो उससे आपके पास जो आंसर आते हैं वो बाइनरी आते हैं। बीसीडी में सिंपल क्या करना होता है? हर पोजीशन को आपने उसके बीसीडी कोड से रिप्लेस कर देना होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? बाइनरी और बीसीडी का फर्क क्लियर है? ये कंफ्यूजन है? क्लियर है, ठीक है ना। अब देखें बाइनरी की आपने एडिशन तो देखी है, आपने डेसिमल की एडिशन भी देखी हुई होगी। बीसीडी की जो एडिशन है ना वो डेसिमल वाली है, बाइनरी वाली नहीं है, बल्कि डेसिमल और बाइनरी की मिक्स्ड है। वो अभी मैं क्लियर करता हूँ दोनों चीजें। अब आते हैं बीसीडी एडिशन पर, जो कि हमारा मेन मकसद है कि बीसीडी की एडिशन कैसे की जाती है। बीसीडी की एडिशन दो चीजों का मिक्स है। बीसीडी की एडिशन बाइनरी रूल्स को भी फॉलो करती है और डेसिमल रूल्स को भी फॉलो करती है, और अपना एक तीसरा रूल है वो भी फॉलो करती है। वो तीसरा रूल क्यों आता है? अब जरा मैं इसको लिखता हूं यहाँ पर। सबसे पहले अगर लेट से आपने 255 प्लस 3 या 295 प्लस 394 को ऐड करना हो, लेट मी राइट दिस एज 397 को ऐड करना हो, तो आप डेसिमल में कैसे ऐड करेंगे? इसी सिचुएशन में ऐड करना तो कैसे ऐड करेंगे? 7 5 12, जब 12 आता है तो 1 एक्स्ट्रा आता है, वो कहाँ जाता है? वो कैरी जाता है, ठीक है ना। 9 9 8 1 19, तो 9 यहाँ पर आएगा, 1 कैरी जाएगा। 2 3 1 5 1 6, ठीक है ना। अगर आखिरी प्लेस में भी कैरी हो तो वो यहाँ पर लग जाता होता है, ठीक है ना। यानी कि आप अज्यूम करते हैं यहाँ पर 0 है तो आपका वो 1 यहाँ पर जाता है और 1 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। अगर आखिरी प्लेस में कैरी आ जाए तो वो यहाँ पर आप अज्यूम करते हैं कि 0 लगा हुआ है तो 1 आके यहाँ पर 16 हो जाता है, ठीक है ना। लेट से अगर यहाँ पर कैरी आना हुआ, लेकिन अभी यहाँ पर हमारी सिचुएशन में कैरी नहीं आ रहा, तो ये तो आपके पास बीसीडी सॉरी डेसिमल एडिशन है।
आपकी जो इसी की बीसीडी इक्विवेलेंट एडिशन है वो कैसे होगी? पहले तो इसको रिप्लेस करें बीसीडी से, तो बीसीडी में क्या करना पड़ेगा, आपको हर डिजिट का 4 बिट का कोड देना पड़ेगा। तो 295 के लिए आपके पास 2 का कोड आएगा 0100010, 9 का कोड आएगा 1001 और 5 का कोड आएगा 010। 0101 ठीक हो गया। 3 का मैं जरा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि ये छोटा हो गया काफी। 0010, 1001 एंड 5 का कोड हो गया 0101। इसी तरह 3 का कोड आप लिखेंगे 0011, 1001 एंड 7 का कोड 0111। ठीक हो गया ना? यस बीसीडी को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। बीसीडी को 2 मिनट इसका दोबारा मुझसे एंड पर क्वेश्चन पूछिएगा, ये इसको मैं क्लियर करूंगा, अभी ये गो थ्रू होने दें मुझे। अच्छा तुबा सर से पूछें प्लीज। अच्छा ठीक है, चले वो क्वेश्चन मेरे तक डायरेक्ट ही आ गया। ओके अच्छा, इसमें जो पहला रूल आपने फॉलो करना है, मेजर रूल, वो डेसिमल एडिशन को फॉलो करना है। डेसिमल एडिशन में क्या होता है कि पोजीशन वाइज एडिशन होती है, तो आप पोजीशन वाइज एडिशन करेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें, हर पोजीशन पर जाएं तो हर पोजीशन क्या बनी हुई है, वो बाइनरी खुद बनी हुई है। ठीक है, वो बाइनरी खुद बनी हुई है, हर पोजीशन बाइनरी खुद बनी हुई है। तो पहले तो बेशक आपने पोजीशन वाइज करना है, लेकिन हर पोजीशन में एडिशन का रूल कौन सा फॉलो होगा कि बाइनरी का फॉलो होगा। तो बाइनरी कैसे एडिशन होती है, 1 1 क्या होता है, पहले देखें सबसे पहला रूल कौन सा है, वो डेसिमल की एडिशन का है। तो डेसिमल एडिशन में आप हर डिजिट को अलग लेते हैं, तो आप इन 3 डिजिट को अलग एडिशन के लेंगे, लेकिन विद इन अ डिजिट, हर डिजिट भी तो बाइनरी बना हुआ है। ठीक है ना? उस बाइनरी की जब आप एडिशन करेंगे तो आप बाइनरी के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो 1 और 1 ऐड होता है तो क्या बनता है, 1 और 1 ऐड होता है तो क्या बनता है, 0 2 बनता है ना, 1 0, तो 1 ऊपर जाएगा। ठीक है ना? 1 1 अगेन 0, 1 इधर आता है, तो 1 1 1 1 1। अब यहां पर आपने रुक जाना है। आप आगे आपने अगर बाइनरी एडिशन होती है हम यहाँ पे रुकते नहीं, अगर बाइनरी एडिशन होते हैं तो हम रुकते नहीं, यहाँ पर हम आगे जाते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर करते जाते हैं। लेकिन बाइनरी एडिशन में आप बीसीडी एडिशन में आप एक डिजिट की एडिशन करने के बाद रुक जाते हैं और चेक करते हैं 2 कंडीशन। नंबर 1, क्या जो आंसर आया है ये वैलिड बीसीडी है, और नंबर 2, क्या कोई कैरी जनरेट हुआ है। ये 2 कंडीशन आपने चेक करनी है। तो कैरी जनरेट का मतलब ये होता है कि 5वीं बिट भी आती जो कि आगे जानी होती, लेकिन यहां पर कैरी जनरेट नहीं हुआ। लेकिन क्या ये वैलिड बीसीडी है, ये क्या बनता है, ये बनता है 12 बन रहा है, 12 बनता है। तो 12 का वैलिड बीसीडी होता है, बाइनरी तो वैलिड होता है, लेकिन हम बीसीडी से कर रहे हैं तो बीसीडी वैलिड नहीं है। जब भी ये दोनों काम होंगे या एक वक्त में एक ही होगा, दोनों में से कोई भी एक काम होगा, तो आप क्या करते हैं, आपने करेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। जब भी ये दोनों काम हो तो करेक्शन क्या होगी, आपने बीसीडी का 6 ऐड करना। बीसीडी का क्या बाइनरी का क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप 6 ऐड करेंगे और 6 ऐड करने के बाद जो भी प्रोसीजर आएंगे वो आप अगली स्टेज तक लेकर जाएंगे। तो 6 ऐड करने से यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास आ रहा है 0 1 1 1 2 जो कि 1 0 बनेगा एंड 1 1 2, और एक कैरी आपके पास आ रहा है वो कैरी किधर जाएगा, वो कैरी नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा। तो ये आया पिछली स्टेज से कैरी। ठीक है, अब आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डिजिट की एडिशन। जब ये फाइनल हो गया रिजल्ट तो अब आप नेक्स्ट डिजिट की एडिशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डिजिट की एडिशन में आप देखें, पहले पीछे से 1 आया हुआ तो 3 1 हो गए, तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। 3 कैसे लिखा जाता है, 1 और एक 1 कैरी अगली स्टेज पर, तो ये 1 आ गया, ये 0, और आखिरी स्टेज देखें क्या बनेगा, 1 1 2 बनेगा, 0 और 1। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन, ये नंबर तो देखें लग रहा है 4 बिट का तो होता वैलिड होता, लेकिन यहाँ पर 5th बिट आई है। अब दोबारा आपने एक पूरी डिजिट की एडिशन की और आप रुक गए, यहाँ पर आपने दोबारा चेक किया कि वैलिड बीसीडी है या कैरी जनरेटेड हुआ है, तो आपको पता चला कि कैरी जनरेटेड हुआ है। कैरी जनरेटेड हो तो दोबारा क्या करेंगे, 6 ऐड कर। ठीक है, कैरी जनरेट हो या इनवैलिड बीसीडी हो, ठीक है ना, तो आप दोनों कंडीशन में क्या करते हैं कि 6 ऐड करते हैं। कैरी जनरेटेड हो या इनवैलिड बीसीडी हो, तो दोनों कंडीशन में आप लोगों ने 6 ऐड करना होता है। अब दोबारा हम 6 ऐड करेंगे, तो 6 बेसिकली करेक्टिव मैयर है। ठीक है, क्यों करेक्टिव मैयर है इसको छोड़ दें आप, बस करेक्टिव मैयर है। ठीक है,
Okay, and if we add 6 here, 1 plus 1 2, 2 का 1 इधर जाएगा, अगेन 2, ठीक है ना, ये आ गया। और ये जो 1 है, ये 1 बेसिकली यहां पर आने की बजाय डायरेक्ट ऊपर ही चला जाएगा अब, लेकिन करेक्टिव मेजर करने के बाद आपने भेजना है इसको, ठीक है ना। ये 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये आगे जाएगा, क्योंकि पांचवी बिट कभी भी आती नहीं है बीसीडी में, कभी भी पांचवी बिट नहीं आती है, पांचवी बिट फिर आगे जाती है पोजीशन में। अगर यहाँ कोई पोजीशन नहीं होती तो हम 0 अज्यूम करके इसको आगे भेज देते हैं, लेकिन अगर पोजीशन है तो उस पोजीशन में ऐड करेंगे। तो ये पोजीशन जो आकर ऐड होती है, यहाँ पर आएगा आपके पास 1। और आखिरी स्टेज दोबारा अब आप डिजिट पूरा ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1 1 2 और 1 1 1 3 1 1 और ये 0। अब देखें पूरा डिजिट ऐड हुआ, दोबारा इस पे अप्लाई करें। इज इट अ वैलिड बीसीडी? 6 आया, वैलिड बीसीडी है, यस वैलिड बीसीडी है। कैरी जनरेट हुआ है? नहीं हुआ। तो जब कैरी भी जनरेट ना हो, वैलिड बीसीडी भी हो, तो ये एज इट इज आएगा यहाँ पर। अब आप आंसर को वापस रिवर्ट करें और आंसर फाइंड करें। आंसर भी फाइंड करने के लिए बीसीडी को आप जो रिवर्ट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि 4 का आप पेयर बनाकर बैक एंड से और बताते हैं कि ये नंबर क्या बनेगा। अब ये नंबर देखें क्या बना। आपने ऐड किसको किया था? 295 और 397 को ऐड किया था। तो बीसीडी में रिजल्ट देखें क्या बन रहा है। पहला बिट क्या है, पहला डिजिट क्या है? 6 सेकंड डिजिट 9 9, लास्ट डिजिट 2 2, 692। और यही हमारा 295 और 397 को ऐड करने का रिजल्ट आया था, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि बीसीडी एडिशन आपको आज समझ आ गई होगी होपफुली, ठीक है ना। खदीजा, अगर आपका जो क्वेश्चन था वो काइंडली आप अगर वर्बल कर सकें तो बेहतर हो, क्योंकि उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या क्वेश्चन आपका क्या है। अगर आप खदीजा वर्बल क्वेश्चन अपना कर सकें तो ज्यादा बेहतर हो जाए, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है कि आप बीसीडी को सर पूछ रही होगी खदीजा। अच्छा 2 मिनट जी जी खदीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले मैं इधर ही सी क्वेश्चन पूछ लूं इसमें? जी इधर से पूछ लें। सर इसमें जैसे हमने 692 ये लिखा है, अगर यहाँ पर भी हमारे पास इनवैलिड आ जाए, मतलब यहाँ पर कभी इनवैलिड आएगा ही नहीं। यहाँ पर अगर इनवैलिड आ गया तो आपके ऊपर कोई मिस्टेक है, ये पक्की बात है, ठीक हो गया। यहाँ पर कभी इनवैलिड नहीं आएगा। यहाँ पर कोई अगर इनवैलिड ला रहा है ना तो वो हो सकता है इस कैरी को देख कर ला रहा हो। ये जो कैरी आया ना, ये कैरी मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कैरी पांचवी बिट नहीं आएगा यहाँ पर, बल्कि ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा फिर, ठीक है ना। ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा। यहाँ पर कभी भी इनवैलिड आ रहा है तो इसका मतलब है आप कहीं प्रोसीजर में गलती कर रहे हो फिर, ठीक है ना। इसका ये मतलब होगा, यहाँ पर इनवैलिड नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। ऐसा होता है कि लोग इसको इनवैलिड ले आते हैं कभी कभार और यहाँ पर लंबा प्रोसीजर करना शुरू करते हैं। 6 पे 6 ऐड कर रहे थे। मैंने देखा है एक आप नहीं पहले मैंने देखा है क्विज एक इस तरह का ना, क्विज नहीं था बल्कि मिड टर्म था। मैंने देखा है ऐसा वो 6 ऐड करी जा रहा है। वो जरूरत नहीं पड़ती है, इसका मतलब है कहीं मिस्टेक कर गया वो बंदा। यहाँ पर नहीं इनवैलिड आता। इनवैलिड या यहाँ पर आता है या कैरी भी पहला यहाँ पर आता है। यहाँ पर जब कैरी आता है आप उसको इनवैलिड कंसिडर नहीं करते, वो चुप करके ऊपर चढ़ा देते हैं आप, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक कैरी आया था, लेकिन वो कैरी हमने चुप करके ऊपर चढ़ा दिया। यहाँ पर जब आपने 12 में 6 ऐड किया 18 आया ना, तो वो जो ये चीज आई ना, ये तो 2 बन गई और जो इसका कैरी था वो आपने चुप करके ऊपर चढ़ा दिया। वहां पर कैरी की वजह से आप दोबारा 6 ऐड नहीं करते, ठीक है ना। तो ये इधर तो कभी भी इनवैलिड नहीं आने वाला। अगर आ रहा है तो आप मिस्टेक कर रहे हैं या आपने कोई चीज परसीव गलत की है, ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करें। सर सेकंड क्वेश्चन था कि जैसे हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर देते हैं तो बीसीडी को भी बाइनरी में चेंज कर सकते हैं? बीसीडी को सर वो होता तो बाइनरी में ही है, लेकिन नहीं देखें, बीसीडी को आप बाइनरी मत परसीव करें। बेशक उसके कुछ अमल बाइनरी जैसे हैं। फॉर एग्जांपल एक पोजीशन की एडिशन बाइनरी से लेते हैं, उसके बाद आप बीसीडी की करेक्टिव मेजर अप्लाई करते हैं, लेकिन आप उसको बाइनरी के साथ मिक्स ना करें। बीसीडी को अगर आपने बाइनरी के में चेंज करना है ना, तो पहले आप क्या करेंगे, बीसीडी से आप पहले डेसिमल में लाएंगे और फिर डेसिमल से बाइनरी में लेकर जाएंगे। डायरेक्ट बीसीडी से बाइनरी का कोई प्रोसीजर नहीं है। बीसीडी से पहले वो आएगा डेसिमल में और फिर डेसिमल से बाइनरी में आएगा। बीसीडी से डायरेक्ट बाइनरी में आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। बीसीडी अनलेस कि आपको खुद पहले से पता हो। फॉर एग्जांपल बीसीडी में 12 लिखा हुआ है, बीसीडी में 12 लिखा हुआ है 0010 सॉरी 0001 और 0010। अब ये इतना आसान है कि आपको पता है कि बाइनरी 1100 होता है, तो ये तो आपको पता है ना, इसलिए आपने बड़ी जल्दी से इसको कर दिया, ठीक है ना।
तो ये इस वजह से, वरना आप पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले आप बीसीडी से डेसिमल में लाते हैं और फिर बाइनरी में लिख जाते हैं। इज दैट क्लियर खदीजा? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बीसीडी को बाइनरी में करें। अब आ सकता है, लेकिन अब चले नहीं देंगे हम लोग, ठीक है? तो बीसीडी को कभी बाइनरी में करना पड़े तो डेसिमल फिर बाइनरी आता है, ठीक है? चलें, एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो थोड़ा सा मैं जरा अगर चलें आप लोग ही रह जाएं या सीआर आ जाते तो मैं थोड़ा सा ग्रेडिंग के वाले से कुछ हल्का फुल्का क्लियर कर दूं आप लोगों को। 10 मिनट्स रह गए वैसे भी, तो सीआर मेरे साथ रहिएगा। यस सर। हाँ, ग्रेडिंग के वाले से वैसे तो मैंने ओवरऑल क्लास को जनरल थोड़ा सा क्लियर करना है, क्योंकि माशाल्लाह जब से ऑफलाइन सिस्टम हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, तो आप लोग बहुत मेहनती हो गए सब लोग, तो उसका ग्रेडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बाकी रिजल्ट कभी भी टीचर के हाथ में नहीं होता। स्टूडेंट को लगता है कि टीचर के हाथ में हल्के फुल्का कोई एक आध लाइन होती है, वो भी जब रिजल्ट बनता है तो तब। तो जब रिजल्ट बनता है वो कैसे बनता है? रिलेटिव ग्रेडिंग में खास तौर पर, और हमारे यहाँ पर अंडर ग्रेड में रिलेटिव ग्रेडिंग अप्रूव्ड है, हर टीचर रिलेटिव ग्रेडिंग करेगा। जब रिलेटिव ग्रेडिंग होती है तो किसी का टीचर रिलेटिव, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या होती है, रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होती है, वो पहले फर्क करते हैं। जिस तरह बैरियर में एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में पहले ही पता होता है कि 87 के बाद जो भी बच्चा आएगा उसको ए ग्रेड मिलना है, ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है। इसी तरह 80 से ऊपर, 80 और 87 में जो भी आएगा ए माइनस मिलेगा, ठीक है? फिर जो इधर पीछे है उसको एक रेंज में है, जो भी रेंज है उधर बी प्लस मिलेगा, ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है। ये सबसे पहले हर बच्चे को पहले से पता होता है, टीचर को भी पहले से पता होता है। तो उस केस में तो बहुत सारे बच्चों का ऑब्वियसली अगर पूरी क्लास 87 से ऊपर आ जाए तो उसको ए ग्रेड देना पड़ता है टीचर को, ये मजबूरी होती है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की। मजबूरी भी होती है, कहीं फायदा भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग बिल्कुल नहीं चलती है, रिलेटिव ग्रेडिंग चलती है। रिलेटिव ग्रेडिंग में फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? फायदा तो खैर कोई खास पता नहीं होता है कि नहीं होता। फायदा होता है ए वाले बच्चों को हो जाता है अक्सर, लेकिन वो इस सिनेरियो में आप देखें क्या बनता है। तो जो हमारे यहाँ पर रिलेटिव ग्रेडिंग की पॉलिसी अच्छी खासा डॉक्यूमेंट एक हमारे डीन इंजीनियरिंग ने दिया था, उसी को फॉलो किया जाता है। 1 ईयर बैक या 1 सेमेस्टर बैक अप्रूव हो गया था कि अंडर ग्रेड में रिलेटिव ग्रेडिंग ही होगी। अब रिलेटिव ग्रेडिंग में जो है ना, सबसे पहले डिसाइड होता है कि एवरेज क्या बनी क्लास की। तो आप देखें, एवरेज जो है वो टीचर तो नहीं बनाता, वो तो स्टूडेंट ही बनाते हैं, ठीक है ना? तो जो आपकी एवरेज बनेगी उसी के हिसाब से। अब एवरेज में हमें कुछ लिमिटेशन दी है कि अगर लेट से एवरेज 40 से 50 में आती है तो मेरा ख्याल है सी प्लस है, मुझे यहाँ तक डायरेक्ट याद नहीं है, और 50 से 60 में आती है तो बी माइनस, और 60 से अबव जितनी भी एवरेज बन जाए, चाहे 100 भी बन जाए, तो एवरेज को बी ग्रेड देना है। अब ये देख लें आप लोग, जो भी हिसाब किताब है, फिर अगर 100 आ जाता है ना क्लास का, आएगा नहीं, लेकिन 80 आ जाता है लेट से क्लास का, ठीक है ना? तो बेशक 60 से 20 मार्क्स ऊपर है, लेकिन एवरेज का एक ग्रुप बनाएगा, क्लस्टर जिसको कहते हैं, वो एवरेज का ग्रुप मैक्सिमम कितना हो सकता है वो मैं बताता हूँ। एवरेज का जो ग्रुप बनेगा ना, उस पूरे ग्रुप को बी असाइन होगा, और वो ग्रुप मैक्सिमम कितना बनता है वो पहले तो देखा जाता है कि कहीं जब आपके नंबर जो है ना, जब एंड पर आते हैं, वो प्लॉट बनाया जाता है, एक हिस्टोग्राम प्लॉट होता है। हिस्टोग्राम को पता है, मेरे ख्याल है थोड़ा बहुत पता होगा आप लोगों को। हिस्टोग्राम बनता है कितने बच्चे किस जगह पर हैं, हमें ये भी नहीं पता कौन सा बच्चा किस जगह है, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि अच्छा 80 के ऊपर जो है ना वो 6 बच्चे हैं, 79 के ऊपर 7 बच्चे हैं, 81 के ऊपर 5 बच्चे हैं, और 82 के ऊपर 4 बच्चे हैं। बस हमें ये पता होता है, हमें ये नहीं पता था कौन सा बच्चा किधर है, ठीक है ना? तो अब अगर 80 है और लेट से आपकी पूरी क्लास, आपके पास 45 की स्ट्रेंथ है, लेट से 11, 10, 9, 8 और मेरे ख्याल है जितने बच गए हैं चले उनको इधर डाल देते हैं, ये आ जाते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा आसान काम होगा, इन सारों को मैं बी ग्रेड देकर फारिग हो जाऊंगा, ठीक है ना? तो अब इसमें फिर ए नहीं आएगा, ना ए माइनस आएगा ना ए प्लस आएगा, ठीक है ना? तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेहनती बच्चे हैं, ठीक है? मैंने क्विज़ेस वगैरह चेक किए हैं, जो क्विज़ का अगर यही ट्रेंड रहा, ठीक है ना, तो फिर यही होगा। तो बेहतर है, आपकी मर्जी है, अगर आप लोग पूरा एज ए क्लास एक एवरेज ग्रेड लेना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। एंड पे ग्रेडिंग मेरे हवाले नहीं होगी, ये आपके हवाले अभी भी और पहले भी होती, स्टूडेंट के हवाले बस टीचर को बस दिया होता है नाम के, टीचर ने करनी, टीचर के पास एक आध लाइन होती है, उससे ज्यादा नहीं होता। वो भी देखता है कि अच्छा ये बच्चा है
ये इसको एडवांटेज मिला, उसको पता भी नहीं होता टीचर को कौन बच्चा है, बस वो कभी कभार लाइनें बनाते हुए पता चलता है कि अच्छा यार चलो कोई नहीं, एक दो बच्चे हैं, ये ज्यादा एडवांटेज इनको मिल जाएगा, कोई खैर है कोई नहीं, लेकिन टीचर को ये नहीं पता होता कौन से बच्चे हैं वो। इसी तरीके से कभी कभार एफ में हल्का फुल्का बंदा कर लेता है, लेकिन ना टीचर आपको पहले बता सकता है कि अगर इतने मार्क्स हैं तो ये ग्रेड बनेगा, इतने मार्क्स हैं ये ग्रेड बनेगा। टीचर को कुछ पता नहीं होता रिलेटिव ग्रेडिंग में। जब आपके पास एंड पर फाइनल मार्क्स हो जाते हैं और एक पूरा ये जो है वो बार ग्राफ बनता है, तब बंदे को पता चलता है, टीचर को पता चलता है अच्छा अब ये ग्रेड देने हैं। लेकिन जिस तरह आपका ट्रेंड जा रहा है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस दफा इस तरह का बार ग्राफ बनेगा, सारे बच्चे क्लोज होंगे और एवरेज के करीब करीब होंगे सब लोग, और फिर एवरेज के ऊपर अगर वो 60 से ऊपर जाएगी तो फिर ये बनेगा। तो मैंने इसलिए कहा कि मैं पहले ही सारों को बता दूं, तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी आपने करना है। अगर आप एज ए क्लास हैप्पी हैं एवरेज ग्रेड से तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो बाकी ये तो होता है, कोई जो है नालायक बच्चे की तो कोशिश होती है, या जो भी है अपनी मेहनत करके ले तो अच्छी बात है, ठीक है। वो कुछ पूछेगा एक बच्चे से, कुछ पूछेगा दूसरे बच्चे से, तो वो पूरा अपना तो पूरा काम वो कर लेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। जैसा ग्रेड आएगा मैं दे दूंगा, मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ इसलिए बताया ये ताकि एंड पे मेरे दिमाग पे या मेरे उस पे कोई जोर ना हो कि टीचर ने ऐसा ग्रेड दिया है, ये ऑटोमेटिकली ऐसा ग्रेड बनेगा, ठीक है ना। तो ये मुझे कुछ ना कहिएगा एंड पे कि मैंने ऐसा ग्रेड बनाया। ग्रेडिंग शुरू से आखिर तक होती स्टूडेंट के हाथ में, स्टूडेंट को पता नहीं होता, बस टीचर का ना उसने नाम लगाया होता है, ठीक है ना, खास तौर पर रिलेटिव ग्रेडिंग में। तो और इसमें रिलेटिव ग्रेडिंग में एक और फायदा जो टीचर को होता है वो ये होता है कि अच्छा अगर पूरी क्लास का उसने क्वेश्चन चेक किया है ना और किसी जगह पर उसने सबके मार्क्स काट दिए हैं और कटने नहीं चाहिए थे, तो भी क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग है तो सारी क्लास को टीचर ने जज किया है तो उसने फिर ठीक किया है, कोई मसला नहीं, क्योंकि ग्रेडिंग रिलेटिव है। ये नहीं है कि 87 पर ए था तो पूरी क्लास के उसने मार्क्स काट ली, कुछ बच्चों का ए आएगा कुछ का नहीं आएगा, है ही ग्रेडिंग रिलेटिव। तो अगर उसने किसी जगह गलत ही सारे को मार्क्स काट दिए, सब भी कटे हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए उसको, ना मैं करता हूँ, लेकिन मतलब ये एक रिलेटिव ग्रेडिंग का हमें ज़हनी सुकून होता है कि चलो यार अगर कोई हल्की फुल्की हमसे मिस्टेक हो भी गई तो खैर है, क्योंकि ग्रेडिंग रिलेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये करते नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ एक बात, ठीक है। तो आई होप कि आपको इससे पहले कभी ग्रेडिंग का लेसन नहीं मिला होगा, लेकिन ये रिलेटिव ग्रेडिंग का थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। तो ये टीचर को नहीं पता होता कि इतने नंबर आएंगे, तो काइंडली हमसे एंड पर टीचर बच्चे बहुत सवाल करते हैं कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो मुझे फलाना ग्रेड मिल जाएगा। ये टीचर को नहीं पता होता जब तक कि वो हिस्टोग्राम ना बन जाए। वो हिस्टोग्राम बनता है बिल्कुल फाइनल पेपर के बाद बनता है, ठीक है ना। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे, तो आज का मेरे ख्याल टॉप ऑफ सेशन काफी है। कोई और क्वेश्चन है आपके रिगार्डिंग? अच्छा मेरे पास जो कुछ मैं देख के आपको ईमेल से अपने बता देता हूँ टॉपिक्स जो मेरे पास आए थे, बल्कि उज़ैर ने सारे टॉपिक्स जो मुझे दिए थे उसके मैंने सब चीजें देखी थी। अच्छा मुझे बताएं क्विज का, मैं क्विज इस वीक लेना चाह रहा हूँ, इसका लैचेस का और एनालिसिस का इस वीक। तो इस वीक की ले लूं या नेक्स्ट वीक लूं? मैंने लेना ऑब्जेक्टिव टाइप है आपकी, थोड़ा इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका जो फाइनल जिस तरह का आएगा उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। एक क्विज तो मैंने और लेना ही लेना है नेक्स्ट वीक। ठीक है सर, एक इस वीक ले लें और एक लास्ट वीक में कर लें। नहीं वो एक नहीं हो, दो नहीं हो सकेंगे, एक ही हो सकेगा क्योंकि इतना मटेरियल नहीं है, कंटेंट नहीं है। अच्छा आप एक काम कीजिएगा ना, आप लोग आपस में सलाह मशवरा करके मुझे कल बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये मुझे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। वज़ैर इनसे मशवरा करके नेक्स्ट वीक लेना है तो नेक्स्ट वीक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। अगर इस सर नेक्स्ट वीक हमारा लैब का एग्जाम है, हाँ लैब का। ये मेरे ख्याल है कि बच्चों को ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये नेक्स्ट वीक ना करें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि फिर एग्जाम होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सर इस वीक में कब होगा वैसे, अगर आप मेरा ख्याल है सैटरडे, मैं तो कहता हूँ आप लोग बता दें अगर आप लोगों को कोई और कन्वीनियंट बनता है तो। सैटरडे संडे अच्छा नहीं है? ठीक है सर, सही है, मैं सर आपको कल कंफर्म कर दूंगा क्लास। हाँ ठीक है, आप लोग आपस में डिस्कशन कर लें, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि मैं मेरे लिए तो सैटरडे संडे को मैं कर लूँगा, मैंने तो उसको पहले ही स्केड्यूल करके तो कर देना, आप लोगों की मर्जी है फिर, ठीक है ना। जिस तरह आप लोग देखेंगे, आप लोगों की आसानी के हिसाब से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर अगले मंडे भी रखना चाहते हो आप लोग तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, जिस तरह आप लोग आसान समझो तो कर लेंगे इसको, मैं रेडी कर दूंगा क्विज, ठीक है ना। वो होगा लेक्चर्स और एनालिसिस का आसान से प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो
अगर आप कहते हैं तो कल मैं आपको एनालिसिस का थोड़ा बहुत करा देता हूँ। आप कल का मुझे उज़ैर आप ना कल के टॉपिक्स का बता दीजिएगा क्या कराऊं, क्योंकि मेरे पास वैसे तो लिस्ट सारी पड़ी है और मैं उस हिसाब से चल भी सकता हूँ। मैंने कल बाइनरी कोड्स कराने थे, लेकिन अगर आप कहते हैं तो थोड़ा बहुत मैं पहले लैचेस का और एनालिसिस का थोड़ा बहुत मैं करा देता हूँ अगले 2 लेक्चर में, जैसा आप लोग कोई क्लास मुनासिब समझे। ठीक है ना? बाइनरी कोड्स पे हम दोबारा आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ठीक है तो सर। ये जिस तरह आप लोग मुनासिब समझो कर लेंगे। मैं बाकी वैसे एक दफ़ा मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूं। टॉपिक जी बाइनरी कोड और बीसीडी एडिशन मेरा इस वीक था। फिर फ्लिप फ्लॉप एज ब्लॉक्स और एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स और शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर में भी होपफुली हमें करने की जरूरत ना